हमारे पहले मेहमान हैं जो जब राजनीति में आए तो एक नई ताज़ा हवा की तरह आए। इनकी पार्टी समाजवादी पार्टी में जो एक ठहराव सा आ गया था, उसमें ये एक नई उम्मीद की तरह से आए और चूंकि बहुत शालीन हैं इसलिए ये उम्मीदें और भी ज़्यादा बढ़ीं। युवा हैं तो उम्मीदें और परवान चढ़ीं। तरह तरह के कयास लगाए गए, लेकिन इनका टेस्ट हो चुका है पहला, उसमें ये पास हुए। और जो असली टेस्ट है जो 3 साल पहले शुरू हुआ, उसमें ये कहाँ तक पहुँचे, क्या परेशानियाँ उसमें आ रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं और कैसे आगे ये जाना चाहते हैं आगे की क्या योजना है जिमी जिप की तरफ, ये बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं सवालों पर इनको मैं घेरूंगा, इनसे बात करूंगा। आपके जो सवाल हैं उनको भी उसमें शामिल किया जाएगा। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। कार्यक्रम हम शुरू करेंगे, उसमें आप अपनी बात रखिए, आपके पास समय है। ध्यान से सुनिए इनकी बातें, क्योंकि इनकी बातों से ही हमारे सवाल भी निकलेंगे। देवांग जी और यहाँ पर उपस्थित लखनऊ और उत्तर प्रदेश के सभी मानव, मैं सबसे पहले तो हिंदुस्तान अखबार का और उनके तमाम सहयोगी साथियों का मैं धन्यवाद दूंगा कि जहां देश की आबादी लगातार बढ़ रही है, 125 करोड़ लोगों का भविष्य, और वहीं आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश जो उत्तर प्रदेश है, अगर कोई ये कहे कि देश को तरक्की के रास्ते और खुशहाली के रास्ते पर ले जाना है और उत्तर प्रदेश पीछे रह जाए, तो मैं समझता हूँ वो परछाई देश पे ठीक सी नहीं होगी। देश की खुशहाली हो, देश तरक्की के रास्ते पे जाए, उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण है। आबादी जैसा कि बढ़ी है, मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ दरवाजे खुले हैं उद्योग के लिए, कारखानों के लिए, नई दुनिया बन रही है, जहाँ दुनिया के बाजार जुड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ यहाँ की आने वाली पीढ़ी के लिए और उद्योग के लिए और तमाम लोगों के लिए केवल कंपटीशन आपके अपने बीच नहीं बल्कि दुनिया के पैमाने पर आपका है। वहीं चुनौती ये कि आप कहाँ खड़े हैं उनके सामने। जहाँ बात ये हो कि सेंसेक्स बढ़ रहा है, सेंसेक्स नीचे जा रहा है, बहस इस बात की भी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन किस दिशा में जाए, बहस इस बात की भी है कि पर्यावरण बचेगा कि नहीं बचेगा। वहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, राजनीतिक दल हैं, उनकी एक अपनी विचारधारा, एक अपना रास्ता है। मैं जिस पार्टी का हूँ, मेरा रास्ता साफ है, एक सेकुलर और समाजवादी रास्ता ही देश की तरक्की के लिए और देश को तरक्की में ले जाने का काम करेगा। जो जिम्मेदारी मुझे मिली, क्योंकि हर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री है, हो सकता है देश के अगर पूरे नक्शे को देखें, हर नक्शे पे आप देखेंगे कहीं कांग्रेस की सरकार है, कहीं बीजेपी की सरकार है, समाजवादियों की सरकार है। जो काम इतने कम समय में करने का काम मुझे मौका मिला, मैं ये कह सकता हूँ आज कि देश का सबसे बड़ा एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस वे 6 लेन एक्सपेंडेबल टू 8 लेन और लैंड एक्वायर कर करके अगर किसी ने बनाया तो उत्तर प्रदेश ने, समाजवादी सरकार ने बनाकर को ज़मीन पर उतारने का काम किया है। वहीं मैं ये कह सकता हूँ, मैं अपने तमाम एमडी और तमाम लोगों को बधाई दूंगा। चीफ सेक्रेटरी को उस समय जब जयपुर की मेट्रो का उद्घाटन हुआ और हमारे अधिकारियों ने कहा कि अगर जयपुर 5 साल में अपनी मेट्रो बना सकता है तो उत्तर प्रदेश की सरकार 2.5 साल में मेट्रो खड़ी कर देगी। और केवल एक जगह नहीं, देश में तमाम प्रदेश हैं, कई प्रदेश ऐसे हैं जो सोच नहीं सकते क्योंकि आबादी के हिसाब से, मापदंड के हिसाब से वो खड़े नहीं उतरते, मेट्रो नहीं बन रही उनके शहरों में। कई प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पूरे के पूरे प्रदेश में एक मेट्रो नहीं बन रही। ये प्रदेश वो है जहाँ 3 जगह ज़मीन पर दिखाई दे रही है। वहीं 4 शहर ऐसे हैं जहाँ पर हम डीपीआर की तैयारी करें, क्योंकि आबादी में बहुत बड़ा प्रदेश है। अगर प्रदेश को हम देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ जो बैठे हैं वो हर ज़िले के लोग हैं, ये उत्तर प्रदेश हर ज़िले में एक अपनी इकॉनमी रखता है, हर ज़िले में एक अपने आप में एक उद्योग है। और सरकार बनने के बाद कोशिश की है, जहाँ इलेक्शन मैनिफेस्टो हमारा था, उस इलेक्शन मैनिफेस्टो को बजट के माध्यम से, पॉलिसी के माध्यम से ज़मीन पर कैसे उतारें। वहीं जो चुनौतियां थीं, क्योंकि जो बिगड़ी हुई व्यवस्था थी, जो पैसा दूसरी दिशा में जा रहा था, अगर मैं कहूं कि आज मैंने पार्क बनाया है, लैपटॉप बांटा है,
कहीं संतुलन बनाने का काम किया है। अगर एक्सप्रेस वे बनाए तो एक्सप्रेस वे के किनारे हम कोई बिल्डर्स को ज़मीन नहीं दे रहे हैं। अगर बिल्डर्स अपने आप ज़मीन लेकर के कोई काम करना चाहते हैं, उनका सहयोग हम करेंगे। वहीं अगर हमने लैपटॉप बांटा है तो कोई ये नहीं कह सकता कि ग्रामीण जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनके लिए योजना नहीं बनाई। जहां लैपटॉप बांटा है तो वहीं कामधेनु डेयरी भी दी है। अगर मेट्रो चला रहे हैं तो साइकिल ट्रैक भी दे रहे हैं। वहीं संतुलन कैसे बने, इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे काम हो। लोग कहते हैं बिजली आए, बिजली तब तक नहीं आएगी जब जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर नहीं होगा। मैं समझता हूँ जो यहाँ के समझदार लोग हैं, जिन्होंने जाना होगा उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग को, वो जानते होंगे कि इस सरकार ने 3.5 साल में बड़े पैमाने पर काम करके दिखाया। जहाँ की ऐसा भी हुआ है कि कई बार मुख्यमंत्रियों ने शिलान्यास की चीज़ें, लेकिन उन्हें उद्घाटन करने का मौका नहीं मिला। मैं ये कह सकता हूँ कि जब प्लांट लगाने की शुरुआत की और उद्घाटन करने का भी मौका समाजवादियों को मिला, केवल एक यूनिट का नहीं, कई और ऐसी चीज़ों का। नई पॉलिसी ज़मीन पर उतारी। सोलर पॉलिसी आपके प्रदेश में नहीं थी, सोलर पॉलिसी हम लोग ने उतार दी। वहीं बड़े पैमाने पर इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और कम से कम समाजवादी इस सरकार ने उत्तर प्रदेश में कोशिश की है कि माहौल ऐसा हो कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर आएँ। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े उद्योग घराने के मुझसे लोग मिले थे। उन्होंने कहा कि देश में इधर आटे का बाज़ार बहुत बढ़ रहा है और आटे का बाज़ार की जो ग्रोथ है वो 18% तक पहुँच रही है। हमने कहा उत्तर प्रदेश है जो इंटीग्रेटेड, अगर आप चाहेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पैदावार है गेहूँ की, अगर आप चाहें तो यहाँ शुरुआत कर सकते हैं। वो हालांकि पहले से शुरुआत की है उन्होंने। हम उस काम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा गेहूँ अगर कहीं पैदा होता है, नाम तो पंजाब का है, लेकिन हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश के किसान यहाँ पैदा करते हैं। चीनी यहाँ सबसे ज़्यादा है, हालांकि बाज़ार की बात अलग है, क्या संकट चीनी मिलों के ऊपर है, लेकिन उसका भी रास्ता सरकार ने निकाला है। हम किसान को ये भी नहीं कह सकते हैं कि हज़ारों करोड़ बजट से पैसा देने के बाद भी किसानों की जो हालात होनी चाहिए वो नहीं बेहतर हो पा रही है। इसलिए समाजवादी लोगों ने उत्तर प्रदेश में खासकर एक मॉडल तैयार किया है। क्योंकि मैं बात अपनी देश की कहनी थी, उत्तर प्रदेश पे इसलिए ले आया क्योंकि आबादी के हिसाब से, बाज़ार के हिसाब से बड़ी जगह है। और मैं तो ये भी जानता हूँ कि जब कभी किसी को प्रधानमंत्री बनना होता है तो उत्तर प्रदेश में आकर के उन्हें कहीं ना कहीं जगह ढूंढनी पड़ती है। तो ये प्रदेश वो है जो सबसे ज़्यादा लोकसभा के सांसद दे रहा है। बहस इस बात की नहीं होनी चाहिए स्मार्ट सिटी कितनी बनेंगी, सहूलियत का शहर कौन सा हो, आराम किस शहर में बने, सादगी का शहर क्या हो। अगर गिनती 13 की हो, शुभ नहीं माना हमने, क्योंकि धर्म का रास्ता या उस तरह के रास्ते पे बहस दूसरे लोग करते हैं। हमने 13 शुभ न मान करके हमने 14 दे दिया, क्योंकि 14 शुभ ज़्यादा माना जाता है, 13 हमारे यहाँ शुभ नहीं माना जाता। ये समाज, देश वो है और भारत वो है, यहाँ के तमाम हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के लोगों ने ऐसा कर दिखाया है और कहीं ना कहीं परिभाषा ये दी है कि देश के लोगों में टॉलरेंस भी है और एक्सेप्टेंस भी है। यही विवेकानंद जी ने कहा कि आज मुझे धर्म ने ये सिखाया है कि सबसे ज़्यादा टॉलरेंस और सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस किसी धर्म में है तो वो है हमारे हिंदू धर्म में। लेकिन दिशा क्या हो, उत्तर प्रदेश जो आबादी का ही है, वहीं हमारे अल्पसंख्यक भी बड़ी संख्या में हैं। कोई विचारधारा ऐसी आए जो केवल गाय की बात करे, कोई विचारधारा ये आए कि यहाँ पर ये होना चाहिए, लेकिन एकता के सवाल पर अगर कोई और है तो रास्ता हमें भी निकालना पड़ेगा। इसलिए जहाँ तक समाजवादियों की सोच है, धर्मनिरपेक्षता को लेकर के, सेकुलरिज्म को लेकर के एक सोशलिस्ट रास्ता अपनाया है। मैं समझता हूँ ये देश की ज़रूरत है, देश का सेकुलर रास्ता हो, देश का सोशलिस्ट रास्ता हो, क्योंकि 125 करोड़ की जिम्मेदारी बड़ी है। आबादी के हिसाब से दुनिया में बहुत सारे देश तरक्की कर गए। आसपास पड़ोसी देशों को अगर हम देखें तो बहुत खुशहाल हैं, बहुत रास्ता आगे भी है। हम उनको उदाहरण नहीं मान सकते जो हमसे पीछे हैं, लेकिन जब हम देश की बात करें, दुनिया के पैमाने पे बात करें, हाँ कुछ क्षेत्रों में हमने बराबरी ली है, लेकिन अभी बहुत सारे क्षेत्रों में भी हमें बराबर खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि मुकाबला केवल आपका और हमारे बीच का नहीं है, प्रदेशों के बीच का नहीं है, देश के बड़े पैमाने पर और दुनिया के जो देश हैं उनसे आपका कंपटीशन है। मैं समझता हूँ कि इतनी ही बात मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आपके सवालों में मेरे जवाब आएंगे और मैं कोशिश करूँगा कि जो देश का रास्ता हो वो एक सोशलिस्ट रास्ता हो, एक सेकुलर रास्ता हो। क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा, आज दुनिया ऐसी भी है जहाँ पर कोई बात छिपाई नहीं जा सकती। आज से 10 साल पहले की जो राजनीति थी वो अलग थी, लेकिन आज राजनीति व्हाट्सएप की भी है, आज राजनीति मेल की भी है। अगर कोई घटना किसी फुटपाथ पे हो जाए तो मैं समझता हूँ
उसकी खबर कितनी बड़ी बन सकती है। इस बात को हमने महसूस किया और मौका न मिलते हुए विपक्ष को हम लोगों ने मदद करने का भी काम किया है। इधर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें परिवर्तन लाना है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में हमने कोशिश की है, मैं ये कह सकता हूँ कि दूध में आज हम लोग आगे हैं, गेहूं में आगे हैं, गन्ने में आगे हैं, बगास में आगे हैं, कंजर्वेशन में आगे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे हैं। तमाम क्षेत्र हैं जहां जानवर भी बढ़ा लिए, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया, समाजवादी पेंशन भी बड़े पैमाने पर दी है। अपने बजट का कैसे बेहतर इंतज़ाम करें, कैसे जनता तक पहुंचाएं, उस दिशा में हम लोगों ने कोशिश की है। मैं समझता हूं इसी तरह का मॉडल हो जो संतुलन बनाए, जहां हम बात करते हैं कि सस्टेनेबल ग्रोथ हो। मैं समझता हूँ सोशलिस्ट और सस्टेनेबल एक ही बात है, तो अगर वो रास्ता अपना जाएगा तो देश भी खुशहाली के रास्ते पे जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे बड़ा मोह है एक पत्रकार के रूप में ये पूछने की, जिन सवालों पर आज बहुत ज़्यादा चर्चा है उस पर मैं आपसे पहला सवाल पूछूं, और जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है बिहार में चुनाव है इसलिए और भी ज़्यादा, कि रिजर्वेशन पर आपको क्या कहना है, पर मैं वो सवाल अभी रोक रहा हूं। मैं आपने जो बात कही उस चीज़ को आगे लेता हूं। आपको क्या लगता है कि ये भाव है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जिसका सिंबल साइकिल है वो पिछले 3 सालों में उतना नहीं दौड़ पाई जितना उसको दौड़ना था, और अब कोशिश की जा रही है कि भाई उसको मोटरसाइकिल बनाया जाए, उसमें तेज़ी लाई जाए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 3 बड़ी चीज़ें कौन सी आप ऐसी करना चाहेंगे अगले चुनावों में उतरने से पहले? जो महत्वपूर्ण सवाल आपने छोड़ दिया, हालांकि बहस उस बात पे है, लेकिन जहाँ तक उत्तर प्रदेश, मैं ये कहूँगा कि मैनिफेस्टो जो समाजवादियों का था उसको मैंने लागू किया है। देश को ज़रूरत है आज बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की, और उत्तर प्रदेश एक उदाहरण पेश किया है कि कैसे कम समय में ज़मीन ली जाए, किसानों को बिना नाराज़ किए हुए, बिना लाठी चलाए हुए, उनकी सहमति से। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो एक्सप्रेस वे बन रहा है, जो लखनऊ और आगरा को जोड़ देगा, फाइनली वो दिल्ली को जोड़ेगा, जो हमारी सोच है, जो हमारा मानना है कि इफ़ यू कैन डबल द स्पीड इट विल ट्रिपल द इकोनॉमी, तो ये रफ्तार हम लोगों ने बढ़ाने की कोशिश की है। वहीं बिजली के क्षेत्र में भी देश के पैमाने पर मैं समझता हूँ पहला जिम्मेदारी होनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं बहुत स्पेसिफिक पर हूँ क्योंकि आप मुख्यमंत्री रहे 3 साल में, आप बहुत लंबा भाषण दे देंगे, मेरे पास समय बहुत कम है। आपने एक बात की दिल्ली लखनऊ को आगरा से जोड़ने की, क्या उसका टारगेट 2017 नहीं है? क्या आपके पास ये जो योजना है 11,000 करोड़, क्या आपके पास पैसा है? और आपने ये जो इस बार कोशिश की है कि अलग अलग हिस्सों को अलग अलग कंपनियों को दे दिया है, क्या वो काम आ रहा है? क्या उसमें आपने अभी जो अपने जो सड़क मंत्री है क्या उनसे सीखा है? क्यों ये महाराष्ट्र में पहले कर चुके हैं गडकरी जी? मैं किसी मॉडल पर हूँ, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मैं राजनीतिक बात पे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जब देश बहस करे कि ज़मीन कैसे ली जाए, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश ने एक मॉडल पेश किया है, कम समय में ज़मीन लेकर के, ज़मीन पे उतार करके। और 2016, मैं 17 की बात नहीं कहूँगा क्योंकि 17 में तो उस पर चलना है, इसलिए 2016 अक्टूबर तक आपको वो सड़क बन करके सरकार दिखाएगी जिस पे लोग चलते हुए नजर आएंगे आपको। लैंड की आप बात कर रहे हैं कि लैंड में आपने बहुत काम किया है। आपकी लखनऊ मेट्रो की योजना करीब 7,000 करोड़ की है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो लखनऊ का बनने वाला है। क्या लखनऊ में लैंड की जो समस्याएं थी, लैंड के जो इश्यूज थे, क्या वो हल हो गए? देखिए, मेट्रो हमारे अधिकारी जानते हैं, हमारी सरकार के वरिष्ठ अधिकारी जानते हैं, और उनको सरकार की नीयत और मंशा का पूरा पता था। ये निर्देश थे और ये बात सहमति से थी कि कोई भी रुकावट आए, अगर हमें अपने संसाधनों से भी पैसा लगाना पड़े बजट का, तो मेट्रो लखनऊ में बनाएंगे, और वो हम लोगों ने कोशिश करके भी दिखाया। ये अलग बात है कि अब केंद्र सरकार का सहयोग मिला है, मैं चाहता हूँ और सहयोग मिले, क्योंकि होम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी में तो मेट्रो चल जाएगी। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में मेट्रो चले, तो मैं समझता हूँ और हमारा सहयोग होना चाहिए और बड़े पैमाने पर सहयोग मिलना चाहिए। ज़मीन का एक इशू नहीं आया है, कोशिश की है, रिजॉल्व किया है बातचीत कर करके। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप किसी को धोखा देकर के कुछ बनाना चाहेंगे।
अगर मार्केट वैल्यू किसी बात की चीज़ की है तो आपको वो कीमत देनी पड़ेगी। मान लीजिए, मैं उदाहरण दे सकता हूँ, लखनऊ में बिजली विभाग के लोगों को सब स्टेशन बदलना था। बात ये आई कि मुआवजा कितना दिया जाएगा। मुआवजा उसका 20 करोड़ के लगभग बन रहा था। मैंने कहा सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता 20 करोड़ देने के लिए, क्योंकि आपको सब स्टेशन बनाना है, इसलिए 20 करोड़ उसको मुआवजा दिया और सब स्टेशन आज बनना शुरू हो गया। चलिए, मैं अब आपसे रिजर्वेशन वाला सवाल पूछ रहा हूँ। क्या आप जिस तरह की बात आरएसएस प्रमुख कर रहे हैं, क्या आप उसका समर्थन करते हैं रिजर्वेशन पर? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ, हमारा संविधान अधिकार देता है आरक्षण के लिए। वहीं देश को ज़रूरत है कि आज भी तमाम ऐसे जाति के लोग हैं, क्योंकि धर्म के आधार पर बात अलग है, लेकिन जात के आधार पर ये चीज़ें हैं कि अभी भी बहुत सारी जातियाँ बहुत पिछड़ी हैं, उनकी गिनती भी नहीं है। हम और आप लोग शायद उन जातियों को जानते भी नहीं हैं। मैं समझता हूँ अगर आज़ादी के इतने वर्षों के बाद कैसे उन्हें मौका देंगे, लेकिन कुछ ताकतें ऐसी हैं कि आरक्षण मांगने वालों को वो इतना बदनाम कर देना चाहते हैं कि वो आरक्षण मांगना ही भूल जाएं। ये उन ताकतों पे आपको नज़र रखनी चाहिए कि ऐसी भी ताकतें हैं, वो चाहते हैं कि आरक्षण मांगने वालों को बदनाम कर दिया जाए। ये बेईमान लोग हैं, ये समाज के अच्छे लोग नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ उस पर बहस जब छिड़ेगी, उस बात को हम अपना सामने रखेंगे। क्या आपको लगता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए? देखिए, आधार आर्थिक, क्योंकि हमारा देश जो है वो एक जाति एक धर्म का नहीं है। देश में अनेक जातियों के लोग हैं, अनेक धर्म के लोग हैं। आप आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी उनके बीच खुशहाली नहीं पहुंचा पाई, जिम्मेदार कौन है? अगर उन्हें मौका मिल जाए, कई बार ऐसा भी होता है कि अगर उन्हें अच्छा स्थान दे दें तो वो काबिलियत अपने आप आ जाती है। बहुत बहस लंबी है, लेकिन मैं इस पक्ष में हूँ कि आज बहुत सारी जाति लोग ऐसे हैं जो आज भी बहुत पिछड़े हैं, वो मुख्य धारा में नहीं आ पाए। उनमें मुख्य धारा में लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? चलिए, देश से आप पर आते हैं अखिलेश जी। आपने मुझे पिछली बार जब हम मिले थे तब बताया था कि एबीपी न्यूज़ के एक कार्यक्रम में कि यूपी में करीब 4.5 मुख्यमंत्री हैं। 3 साल हो गए करीब उस बात को। क्या वो 4.5 5 हुए या नहीं हुए? देखिए, ये बहस इसलिए आप कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली से आप आए हैं। बिल्कुल। जो लखनऊ के लोग हैं वो भूल गए हैं। लखनऊ के लोगों को एक ही दिखाई दे रहा है, एक ही मुख्यमंत्री है। और खबरों से अगर आप मुझे मापदंड दिखाओगे, अगर आप खबरों से मुझे पहचानोगे, तो ये गलत बात है, क्योंकि मैं चैनल के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, अखबारों के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि अखबारों के माध्यम से आप अगर मुझे जानोगे, सरकार को जानोगे, तो कन्फ्यूज रहोगे आप, क्योंकि बदायूं का मामला आप जानते हो। चलिए, आपने एक अच्छी बात कही कि एक ही मुख्यमंत्री हैं। पिछली बार आपने खुद स्वयं 4.5 कहा था, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं इस पर आगे जा रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर एक ही मुख्यमंत्री हैं तो सार्वजनिक रूप से खुले मंच पर क्यों उस मुख्यमंत्री को बार बार झिड़क दिया जाता है? जो बातें आप अपने बेडरूम में कर सकते हैं, ड्राइंग रूम में कर सकते हैं, वो बातें सार्वजनिक रूप से क्यों होती हैं? क्या बातचीत नहीं हो पाती पहले, या समय नहीं मिलता? उसकी वजह क्या है? मैंने इस सवाल का कई बार जवाब दिया है और हर बार पत्रकार ही फंसे हैं उसमें। मैं अभी भी जवाब दे सकता हूं, आप ही फंस जाएंगे। नहीं, जवाब दे दीजिए। देखिए, मैंने जब भी किसी पत्रकार ने मुझसे पूछा, मैंने यही कहा है, यहाँ हॉल में कोई लोग बैठे हों, मुझे ये बता दो कि अपने पिताजी से किसी ने डांट नहीं खाई। एक हाथ खड़ा होकर के मुझे दिखा दो सामने। और दूसरा, मैं ये कहता हूँ आपको, आपकी शादी हो गई होगी। अब ये देखो, आपका नाम जानता हूँ मैं, लेकिन आपके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, इसलिए मैं सवाल अपना वापस ले लेता हूँ। क्योंकि मैंने कई बार ये पूछा है पत्रकारों से कि मैंने अगर शादी हो गई, अगर आपके बच्चे हैं, तो आप उन बच्चों को डांटते हो कि नहीं डांटते? तो मेरा सवाल वही है, आपने मेरे सवाल का नहीं जवाब दिया। मैंने आपसे ये पूछा कि ठीक है, ये बातें आप ड्राइंग रूम में कर सकते हैं, ये बातें आप बेडरूम में कर सकते हैं। देखिए, आप घर के अंदर हो सकता है वो आपका कान भी मरोड़ दें, वो भी बात है। सार्वजनिक रूप से आप इस तरह से कहते हैं, और उसमें भी कई बार उन्होंने कहा कि अब ये मुख्यमंत्री तो हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं, कहीं और बात करते रहे। मतलब आप ये देखिए कि अगर वो कह भी रहे हैं और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, पिताजी भी हैं, अगर कोई उनका निर्देश है तो मानना भी पड़ेगा। और कम से कम ये आप ये तो देखो कि हम लोग उसके बाद भी काम कर रहे हैं, किसी से शिकायत नहीं है, किसी से शिकायत नहीं है। पर अखिलेश जी, ये जो तालियां बजी हैं, ये इसलिए बजी, आपने कहा उसके बावजूद भी हम काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मतलब रोड़ा अटकाया जा रहा है, सारा कुछ हो रहा है। आप यहाँ बैठे लोगों को जज नहीं कर पा रहे।
मैं तालियों को बात कर रहा था। आप नहीं जज कर पा रहे हैं, वो क्योंकि मुझे और नेताजी को जानते हैं इसलिए वो ताली बजा रहे हैं। एक ये सवाल दिल्ली से साफ दिखाई देता है, और दिल्ली से चूंकि हम लोग पूरा देश देखते रहते हैं इसलिए और भी साफ दिखाई देता है। यहाँ आते हैं राज्य की राजधानी में तो उसकी डिटेलिंग आ जाती है, उसमें नए एलिमेंट्स आ जाते हैं। सवाल ये है अखिलेश जी कि क्या वजह है कि आप समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी हाथ नहीं मिला लेते बीजेपी से लड़ने के लिए? आप बार बार कह चुके हैं कि ये मेरी बुआ हैं, क्यों नहीं आप उनसे हाथ मिलाते? क्या इस पर आपने सोचा है कभी? और बुआ की इस समय हालत भी खराब है तो आपको बातचीत करने में भी आसानी होगी। देखिए, मैं एक दिन बुआ ने और जिनके पूर्व मुख्यमंत्री बनी उनको मैं बुआ इसलिए कहता हूँ, आप और जितने भी हॉल में बैठे लोग हैं सब बहन जी उनको बोलते हैं, तो मैं उसी सम्मान से उन्हें बुआ कहता हूँ। जहाँ तक राजनीतिक सवाल है, समाजवादी लोगों ने काम इतना किया है और हमारा संगठन और नौजवानों को जोड़ने का काम जो हुआ है वो सफल हुए हैं। उसमें मैं समझता हूँ हमारा यही संगठन और यही काम जब जनता तुलना करेगी कि कौन सी सरकार ने बेहतर काम किया है, क्योंकि जनता को तीनों सरकारों का तुलना करने का मौका मिलेगा, आने वाले समय में मौका मिल सकता है। मान लीजिए बहुजन समाज पार्टी है, उसने क्या काम किया है आप बगल में देख लीजिए, जो हाथी बैठे हैं वो बैठे ही हैं, खड़े हैं वो खड़े ही हैं, आज तक बैठे वाले खड़े नहीं हुए। और जहां बीजेपी की बात है उनकी केंद्र में सरकार है, जनता को तुलना करने का मौका मिलेगा। मैं लखनऊ में बता सकता हूं, यूपी में बता सकता हूं मैंने क्या काम किए। मैं इंटरनेशनल स्टेडियम में आ रहा है, वर्ल्ड क्लास कैंसर इंस्टीट्यूट यहाँ आ रही है, आपके एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, आपके मान लीजिए तमाम मेट्रो के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आपका कोई शहर ऐसा नहीं है जिसमें समाजवादी सरकार में काम ना हो रहा हो। अभी तो बीजेपी उसी में उलझ गई कि 13 नंबर होंगे कि 14 नंबर होंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने सांसद दिए हैं ज़्यादा, तो उत्तर प्रदेश को मिलना भी तो ज़्यादा चाहिए। आप 13 से 14 नहीं कर सकते तो 14 से ज़्यादा कैसे बढ़ाएंगे? आपने लखनऊ में जो स्टेडियम है उसकी बात की, 50,000 कैपेसिटी का स्टेडियम ये बनाया जाएगा, 400 करोड़ इसका बजट है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप उसकी भी कोई तारीख तय कर रहे हैं कि कब तक ये स्टेडियम बन जाएगा? मैं आपको कह रहा हूँ कि 2016 में आप मैच देखेंगे उसमें, और केवल क्रिकेट का मैच नहीं, केवल क्रिकेट का मैच नहीं होगा। मैंने कोशिश होगी कि IPL करा दूँ मैं, और आपके और जो मैचेस हैं वो तो होंगे ही होंगे, और कोशिश ये भी होगी कि उत्तर प्रदेश में भी आपको फुटबॉल का भी स्टेडियम ऐसा बना दें जिससे फुटबॉल भी इंटरनेशनल खिलाड़ी आपको सामने दिखाई दें। क्योंकि अभी हाल ही में रॉबर्टो कार्लोस आए थे और आगरा में हालांकि कार्यक्रम हुआ है। हम चाहते हैं कि जहां खेल और बढ़ाए हैं मैंने, फुटबॉल भी बढ़े, और खिलाड़ियों का इससे ज़्यादा, समाजवादियों से ज़्यादा सम्मान किसी ने नहीं किया होगा जितना समाजवादी लोगों ने खिलाड़ियों का सम्मान किया है। देखिए, लखनऊ में मेट्रो की बात हो रही है, लखनऊ में स्टेडियम की बात हो रही है, लखनऊ आगरा कॉरिडोर की बात हो रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बहुत संक्षेप में कि आपको क्या लगता है कि इन योजनाओं के लिए दो बड़ी चुनौतियाँ कौन सी हैं, दो बड़ी रुकावटें आप कौन सी देखते हैं? अब रुकावट जो थी वो खत्म हो चुकी है। अब ये है कि हम उद्घाटन कब करें, केवल उद्घाटन का इंतजार है हमें, अब कोई रुकावट नहीं है। चुनौती क्या है इसमें? कि समय पर खत्म हो जाए, केवल चुनौती ये है कि समय पर ये पूरी हो जाए। मैं चाहता हूं कि 2016 अक्टूबर या नवंबर में पूरी हो जाए योजना। उसमें क्या बाधा आ सकती है? मुझे अभी तो कोई बाधा नहीं दिखाई देती। मैं आपको चाहूंगा कि 2016 में हमारे साथ आप चलिए एक्सप्रेस वे पे, वो दिखाऊंगा मैं आपको। आप ये बताइए कि आपने बात कही और आपने कहा कि अंधविश्वास आप नहीं मानते, और ये सवाल आपसे पहले भी पूछा गया है। मैं भी इसको समझना चाहता हूं कि कैसे आप इसको देखते हैं कि आप राज्य का एक हिस्सा है, वहां आप जाते ही नहीं हैं। आपको अगर वहां कोई इनॉग्रेशन करना हो, कुछ करना हो, आप दिल्ली बैठे कर देते हैं, लखनऊ बैठे कर देते हैं। मुश्किल क्या है आपको? और ये तो आप तो युवा हैं, आप साइंस में भी आप विश्वास रखते हैं, आप सोच में विश्वास रखते हैं, आप समाजवादी हैं। राज्य के एक हिस्से में मुख्यमंत्री जाए नहीं क्योंकि वो उसके बारे में एक भ्रांति है। जिस शहर की आप बात कर रहे हैं वो शहर दिल्ली का किनारा है, और ये सच है कि मैं ही नहीं, इससे पूर्व मुख्यमंत्री काफ़ी लोगों ने वहाँ ये बनाया हुआ अंधविश्वास,
तो हम तो उसमें है जो बड़ों का सम्मान करते हैं, परंपराओं में चलने वाले लोग हैं। अब जहाँ तक परंपरा तोड़ने की बात है अब जहाँ तक परंपरा तोड़ने की बात है, मैं अगले टर्म में पहले ही वर्ष में परंपरा तोड़ दूंगा। अगर आप परंपरा तोड़ना चाहते हैं, आपके पास 2 साल और हैं। अखिलेश जी, आप बहुत इस तरीके से आप बहुत तेज हैं कि जहां आपको खतरा लगता है आप परंपरा कह देते हैं, फिर आप उसको तोड़ने की भी बात करते हैं। आपको ये लग रहा है कि इस टर्म में अगर आप वहां गए तो आपका अगला टर्म नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। ऐसा मेरा मानना नहीं है, क्योंकि सड़क जुड़ेगी, नोएडा तक पहुंचेगी, और जब राजधानी जुड़ जाएगी तो राजधानी तक तो जाना ही पड़ेगा मुझे। दिल्ली तो जाऊंगा ही मैं, तो रास्ते में अगर कोई शहर पड़ता है तो उस पर भी निकल जाऊंगा मैं होता हुआ। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, मेरे लिए वो जगह शुभ है, और इसलिए शुभ है जहां पर आप लोगों के सबके हेड ऑफिस हैं, वहीं से मैंने साइकिल यात्रा शुरू की थी। और साइकिल चलाते हुए ये कहा था कि जो लोग मुझे एक्सप्रेस वे पर नहीं चढ़ने दे रहे हैं, वो समय आएगा कि एक्सप्रेस वे का मैं उद्घाटन करूंगा। और बात सही हुई। जिन लोगों ने मेरी साइकिल नहीं चलने दी एक्सप्रेस वे पर, और सरकार समाजवादियों की बन गई, तो उस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन भी मैंने ही किया है। पर तो शुभ है मेरे लिए जी। पर उसके बाद आप कभी वहां गए नहीं, लगातार बचते रहे, और बहुत अजीब लगता है कि आप दिल्ली बैठे हुए हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिकली नोएडा में उद्घाटन करते हैं, पर नोएडा आप जाते नहीं हैं। चले जाइए, देखिए क्या होता है। हार जाएंगे तो हार जाएंगे, उसमें क्या है, अपने काम पे विश्वास रखिए। अब नोएडा इसलिए भी नहीं जानते हैं कि पता नहीं मीडिया वाले किसको क्या बता दें। मैं जाऊं किसी काम में, बता दें कुछ और। वो ये भी है क्योंकि अभी तक मीडिया के लोगों ने ये भी बताया कि यादव सिंह यादव हैं, हम तो आज तक बार नहीं कर पाए हैं। तो अगर हम नोएडा चले जाएं तो पता नहीं कौन सी कहानी हमसे जोड़ देंगे आप। हम जानते हैं कि प्रेस वाले बहुत खतरनाक होते हैं, पर आप भी इतना जानते हैं कि ऐसा नहीं कि आपकी बिना डोर के पतंग उड़ाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्रेस वाले हैं, आप उनकी कदर भी करते हैं और उनकी बातों पर विश्वास भी करते हैं, और लोग भी विश्वास करते हैं, तभी उनका सिक्का चलता है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, एक सवाल भेजा है BS वधवा जी ने, ये होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि होटल इंडस्ट्री को कब इंडस्ट्रीज का दर्जा मिलेगा, जो कि काफ़ी समय से लंबित है। ये इनका ये है BS वधवा जी हैं। मैं इस पर विचार करूंगा क्या हो सकता है, क्या रुकावट है, इस पर विचार करूंगा। क्या इस पर बातचीत चल रही है? आप जानते हैं, क्योंकि इसमें और चीजें भी जुड़ी हैं, बहुत जल्दी इसका फैसला ले लेंगे। हाँ अखिलेश जी, सोशल मीडिया आप पर कहाँ तक असर करता है? आप कितने एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर? क्योंकि देखिए कि एक मुख्यमंत्री सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते करते कहाँ तक पहुँच गए हैं। क्या आपको लगता है कि वो एक रास्ता है? नहीं, मुझे याद है कि जब मैं क्रांति रथ चला रहा था तो सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल समाजवादी लोग कर रहे थे, लेकिन सरकार बन गई इसलिए हम लोगों ने 2 साल छुट्टी ले ली थी। ये गलती हमारी थी, लेकिन अब फिर हम लोग आ गए हैं वापस। सोशल मीडिया पे आपको दिखाई देता होगा, एक लोगों ने तो ये भी कहा कि समाजवादी लोग कहाँ से आ गई है इतनी बड़ी संख्या में। लेकिन सोशल मीडिया का एक अपना रोल है, और मैं समझता हूँ इसकी पेनिट्रेशन और बढ़ती चली जा रही है। जब से स्मार्टफोन्स आए हैं और गांव-गांव चीज़ें पहुँची हैं, मैं समझता हूँ सोसाइटी में इसका पेनिट्रेशन बढ़ेगा, लोग इसका बेहतर और अच्छा इस्तेमाल करेंगे। हालांकि ये अलग बात है, कई बार ऐसी भी बातें आती हैं जिस पे झगड़ा भी हो जाता है, कानून व्यवस्था का भी सवाल उठता है, लेकिन मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में इसका बेहतर इस्तेमाल होगा, जो कि इंफॉर्मेशन ज़्यादा तेज भागेगी, और इसके पक्षधर हम लोग हैं। और वरना इतना लैपटॉप हम क्यों बांटते हैं उत्तर प्रदेश में? लैपटॉप तो बांटते हैं, पर पता नहीं उसको चार्ज करने के लिए बिजली होती है कि नहीं, पता नहीं उसके लिए इंटरनेट। पर मैं उस सवाल पे नहीं जा रहा हूँ। मैं जवाब दे दूँ आपको, मैं आपसे दूसरी, क्योंकि आपने जवाब पूछा, जवाब तो सुनिए पहले जी, बहुत संक्षेप में, बिल्कुल एकदम। आपको यूपी कम आते हो, आपको ज़्यादा आना चाहिए। ये जितने लोग हैं ये बैठे हैं, वो जानते हैं कि यूपी में अगर मोबाइल चार्ज करना पड़े तो यहाँ के लोग ट्रैक्टर से भी मोबाइल चार्ज कर लेते हैं। चलिए, मतलब यूपी की हालत, दूसरी बात मुख्यमंत्री जी, आप ये कह रहे हैं कि यूपी की हालत ये है कि यहाँ पर लोग ट्रैक्टर से मोबाइल फोन चार्ज करते हैं। अब आप दूसरी बात भी सुन लीजिए। इधर बिजली के लिए बेहतर काम किया है, और जिस तरीके से ज़माना AC और DC की तरफ लौट रहा है, मैं समझता हूँ
उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश होगा जहां आने वाले समय में 2 लाख घरों में सोलर पैनल से बिजली पहुंचा देंगे, 2 लाख लोहिया आवासों में। और बिजली का जो हमने कहा है कि शहरों को 22 से लेकर के 24 घंटे, और कोशिश होगी कि गाँव में 14-16 घंटे पहुँच जाएँ। उसमें ही कई बार लोग अपना इस्तेमाल बेहतर कर लेते हैं। मुख्यमंत्री जी, ये बताइए कि ऐसा क्या जादू किया आपने प्रधानमंत्री पर कि वो अब आपके पिताजी की, आपकी तारीफ कर रहे हैं? ये कैसे हो गया कि बीजेपी वाले समाजवादियों की तारीफ कर रहे हैं? देखिए, अगर जहाँ तक मेरे व्यक्तिगत सवाल जो आपने मुझसे पूछा है, मुझे लगता है बहुत बड़ी राजनीति है ये कोई, उससे हम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। और क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने की है तारीफ तो अच्छी बात है, लेकिन सावधान रहना पड़ेगा। अभी हम तो इस इंतजार में हैं। आप जो सावधान अभी तो हम इसलिए इंतजार में हूँ, क्या उसमें आपको दिखाई दे रहा है? अभी तो मैं इस इंतजार में हूँ कि अभी अमेरिका दौरे पर हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पे उन्होंने ऑर्डर हेलीकॉप्टर का दिया है, तो एक गिफ्ट यूएस को दी है। मैं समझता हूँ यूएस वाले भी कुछ गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट देंगे, तो वो उसका इंतजार हम कर रहे हैं अभी तो। पर आपको क्या लगता है कि क्या सावधान रहने की जरूरत आपको क्यों लग रही है इसमें? ये मेरा मानना है, इसीलिए मैंने जवाब देते हुए कहा कि मेरी व्यक्तिगत बात है, क्योंकि नेताजी वरिष्ठ नेता हैं, प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो समाजवादी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। कई ऐसे भी सवाल आते हैं जहां पर आपको विपक्ष के साथ फ्लोर कोऑर्डिनेशन भी करना होता है, विपक्ष का भी साथ लेना पड़ता है। मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ, विधानसभा में तो मेरी बहुमत है मेरे पास, लेकिन अपर हाउस में मेरे पास बहुमत नहीं है। कई देश के ऐसे सवाल आते हैं जिस पे सभी के सभी को साथ देना पड़ता है, इसलिए मुद्दे अलग हों और दूसरी बात अलग हो। लोग मुद्दे की जगह राजनीति को न समझें, क्योंकि उसका प्रचार अलग तरह से जनता में किया जाता है। तो विचारधाराएं हमारी अलग हैं, मुद्दे एक हो सकते हैं, लेकिन विचारधाराएं दोनों अलग हैं। इसलिए मैंने कहा सावधान होना भी जरूरी है राजनीति में। अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सभी सवालों के जवाब दिए और आपने अपनी बातें रखी और आपने बहुत सारे टारगेट्स दिए हुए हैं। और ये भी मैं बता दूं कि ये जो तारीफ कर रहे हैं, इस पर भी सबकी नज़र जरूर रहेगी। धन्यवाद। इस दिलचस्प सत्र के लिए हम अखिलेश यादव जी के आभारी हैं। मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी श्री राजीव वर्मा। सर, आपकी अभी 1 मिनट के लिए आपकी अभी ज़रूरत है। श्री राजीव वर्मा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर HT मीडिया लिमिटेड, की इस सत्र के लिए श्री अखिलेश यादव को एक मोमेंटो प्रस्तुत किया जाए और इसके साथ एक दिलचस्प तोहफा भी। दिबांग, हम आपके भी आभारी हैं। आज का ये पहला सत्र यहीं पर समाप्त होता है। श्री अखिलेश यादव को हमारा आभार।